नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार किया गया। पीएम मोदी की टीम में नए चेहरों को जगह मिली है और कैबिनेट विस्तार के साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य, अनुराग ठाकुर को खेल और सूचना प्रसारण, तो वहीं अश्विनी वैष्णव को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, कम्युनिकेशन और रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में मंत्री अब कामकाज को लेकर भी एक्टिव होने लगे हैं और अपना कार्यभार भी संभालने लगे हैं। आगामी चुनावों को लेकर भी इस फेरबदल को देखा जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए सूबे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। तो वही कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी है। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए उत्तर प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ अपनी पकड़ भी मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो वहीं शपथ ग्रहण से पहले मोदी सरकार के कुल 12 मंत्रियों को पद से हटाया गया था और इसके पीछे व्यवहारिक राजनीतिक मजबूरियों और महामारी के बाद जनता को जमीनी काम दिखाने की जरूरत जैसे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे 2 और कारण भी मानते हैं कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि राजनीतिक व्यवहारिकता। सरकार की राजनीतिक मजबूरियां भी होती है और यह बात सही है कि पहले प्रधानमंत्री ने कई मंत्रालयों को समेटा था और कई मंत्रालयों को एक भी किया था और इस बार ऐसा लगता है कि ऐसी कोशिश होगी कि एक तरह के मंत्रालय एक ही जगह रहें। तो वहीं इस खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ संवाददाता राजधानी जयपुर से रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आना चाहेंगे आपके पास। और अगर हम बात करें, हालांकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मंत्रियों को बनाया गया है, लेकिन राजस्थान भी कहीं अछूता नहीं है, कहीं पीछे नहीं है। वह राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व इस नए कैबिनेट में दिया गया। और अगर राजस्थान की हम बात करें तो स्पीकर के रूप में ओम बिरला पहले से है, कैलाश मेघवाल। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि राजस्थान की स्थिति अगर हम अब की बार लोकसभा और राज्यसभा में देखें तो काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, उमंग सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, या यूँ कहना कि प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि कैबिनेट जब बनाते हैं या विस्तार करते हैं तो उनका निर्णय सुप्रीम होता है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने 2000 मतलब यूँ कह लें कि वाजपेयी से लगा करके अब तक नरेंद्र मोदी के बीच जो सफर रहा है बीजेपी का सत्ता और संगठन में, काफ़ी बदलावपूर्ण रहा है। और आज वो इस स्थिति में खड़ी है कि पूरी जो राजनीति है देश की, वह बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती है और लोग भी उम्मीद और आशाओं भरी नज़रों से देखते हैं कि केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है तो वह उनकी उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने में काम करेगी। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था, वह जो है विकास की जब बात करते हो तो उसका आधार मजबूत किया था। और इस बार 2019 से जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उन उम्मीदों को एक नया परिवार देने की बात थी। 2 साल पूरे हो चुके हैं इस सरकार के। अब चूँकि ये जो 2 साल है वो मोदी सरकार के लिए काफ़ी जो है चुनौतीपूर्ण रहे। कारण यह रहा कि कोरोना के कारण से पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह की जो आर्थिक गतिविधियाँ कह लो, राजनीतिक है, या जो चुनौतियाँ उभर करके आई थी स्वास्थ्य से संबंधित, वह मोदी सरकार को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं जो है बीच में बैरिकेड्स खड़े कर दिए थे। अब चूंकि एक ऐसा वक्त है, समय है जिसमें कि परिवर्तन सरकार में होना जरूरी माना गया था, खास करके तब जबकि विपक्ष भी उसके ऊपर लगातार आरोप और हमले करते रहा है कोरोना को लेकर के कि यह सरकार जो है उसको रोकने में विफल रही। और जिस तरह की जो जान माल की हानि हुई, उससे भी सरकार के ऊपर एक दबाव सा पड़ रहा था, बीजेपी के ऊपर दबाव पड़ रहा था, नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव पड़ रहा था कि वे इस दबाव को किस तरह से झेले। तो यह एक तो उपयुक्त जो है समय कह लो वह सरकार के सामने था कि 2 साल गए, अब 3 साल जो सरकार के बचे। 38 साल में भी जो 5वां साल होता है वो वैसे भी चुनावी साल कहलाता है, तो 2 साल बच गए इसके काम करने के। और इन 2 सालों में बहुत सारे विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल। जैसे कि शुरुआत में ही आपको सबसे बड़ा जो राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। लिहाजा पहले उत्तर प्रदेश को जो है, जहाँ की योगी सरकार को वापस लाने की
जो एक क्या कहना है चुनौती उनके सामने है, बीजेपी के सामने है और केंद्र सरकार के भी सामने है। लिहाजा यह जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, फेरबदल हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश को खास ध्यान दिया गया है चुनावी की दृष्टि से। और आपने बात करी थी राजस्थान को क्या मिला और क्या खोया, तो राजस्थान में जो है यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस लगातार हमले करती रही है इस बात को लेकर के कि 25 सांसद यहाँ से देने के बावजूद केंद्र में राज्य को उतना उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। गाहे बगाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या कांग्रेस हो, पूरी तरह से केंद्र सरकार को घेरने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, खास करके राजस्थान के प्रतिनिधित्व को लेकर मंत्रिमंडल में। तो लिहाजा राजस्थान का भी एक जो है विशेष जो महत्व रहा है इस फेरबदल की दृष्टि से। उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहाँ से एक दो व्यक्तियों को या एक दो सांसदों को जो है सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी के पास में भी एक लिमिटेड ऑप्शंस है और खास करके यह जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, फेरबदल हुआ, उसमें आप देखिएगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति शामिल किए गए हैं जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। तो और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व, तो ये उनके सामने एक तो सामाजिक जो समीकरण बिठाने की जो बात थी वह भी एक चुनौती थी, और दूसरा इन चुनौतियों के बावजूद खास जो पहला जो क्या कहने चाहिए कि उनको काम करना है वो इस दृष्टि से कि आने वाले 2 सालों में इन केंद्र सरकार को लोगों की अपेक्षा जो एक अभी तक की क्या कहने चाहिए कि नकारात्मक छवि लगातार बनती जा रही थी और जो विपक्ष हमले कर रहा था, तो उस छवि से किस तरह से जो उबर करके सामने है। तो चुनौतियां कई तरह की है नरेंद्र मोदी के सामने, और जो वायदे और इरादे करके सरकार सत्ता में आई उनको डिलीवर करना है, खास तो लोगों तक उन अपेक्षाओं और उम्मीदों के जो क्या कहने चाहिए संसाधन है वहाँ तक पहुँचना है। तो यह सबसे बड़ी चुनौती है और अब उम्मीद की जा रही है कि ये जो नया मंत्रिमंडल बना है यह एक संतुलित मंत्रिमंडल कहा जा सकता है, संतुलित मंत्रिपरिषद। इसमें विभिन्न वर्गों के, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी, एक्सपर्ट्स भी हैं, तो कई ऐसे व्यक्तियों की भी सेवाएं ली जा रही है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करके उन्होंने डिलीवर किया। और जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकलने की बात है तो सबसे बड़े जो 2 नाम चौंकाने वाले थे वह थे, एक तो रविशंकर प्रसाद सिंह और दूसरे थे आपके प्रकाश जो है जावड़ेकर। ये दोनों जो व्यक्ति है यह इनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, लेकिन चूंकि ये संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संगठनात्मक जो है इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हो सकता है कि इन दोनों को बाहर करके वापस इनको संगठन की भूमिका में लाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर इस पर और आगे बात करेंगे। स्वागत कर लेते हैं एसपी मित्तल साहब का, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। लगता है किसी वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए ब्यूरो हेड है उत्तराखंड के। चंद्रसेन वर्मा जी रेजिडेंट एडिटर उत्तर प्रदेश से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी आपके पास आना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात भूपेंद्र जी से करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस समय अगर हम देखें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से काफी अहम माने जा रहे हैं। जहां एक और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया है, तो वही अब की बार देश में 43 नए मंत्री बनाए गए हैं। कईयों का प्रमोशन हुआ है, कई लोगों का डिमोशन हुआ है। लेकिन बात जब उत्तर प्रदेश की आती है तो उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मौका मिला है, और उन जिन जिन मंत्रियों को मौका मिला है उन पर अगर नजर डालें तो हर प्रकार के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। पुराने जो रूट गए थे उन्हें वापस मनाया गया है, और इससे एक तीर से हम कह सकते हैं कि 2 निशाने लगाए गए हैं। एक तो आने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और दूसरा लोकसभा चुनाव की तैयारी। क्या कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी टीम के 53 में से 12 मंत्रियों को इस्तीफा देने को कहा, यानी 23% मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई जी। ये अब तक किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट विस्तार से पहले सबसे बड़ी कार्रवाई है। जिन पर कार्रवाई हुई वो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नाम हैं, और राजनीति में उनका एक अपना एक अहम किरदार में रहे हैं वो। और अगर देखा जाए तो उसमें प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े तमाम दिग्गज नेता थे, और इनको खराब प्रदर्शन के चलते बाहर कर दिया गया है। और हालांकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे इनकी उम्र ज्यादा है,
कोरोना और बंगाल चुनाव का असर साफ साफ दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में हेल्थ की सर्विसेज खराब स्थिति के कारण हर सदन की छुट्टी कर दी गई। तो बंगाल में भाजपा की हार का असर बंगाल के 2 मंत्री बाबुल सुप्रियो और देवश्री चौधरी पर पड़ा। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो 3 विभागों पर असर पड़ा है वो स्वास्थ्य मंत्रालय है, क्योंकि दूसरी लहर में फेल रहे इसलिए उन्हें हटाया गया। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो नई शिक्षा नीति का सरकार को उतना श्रेय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, इसलिए दोनों मंत्री शिक्षा मंत्रालय से हटाए गए। और बात तीसरा सबसे बड़ा विभाग श्रम मंत्रालय आता है, जिसमें श्रमिकों का पलायन की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, तो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर थे वो उनके लोग की जो दिक्कतें हुई उसको लेकर के 3 मंत्रालयों में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। उमंग जी बिल्कुल चरण सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, और जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि 43 नए मंत्री बनाने से पहले 12 बड़े बड़े और दिग्गज लोगों के इस्तीफे लिए गए। जैसा कि आपने भी बताया, रविशंकर प्रसाद हो, उनके साथ में ट्विटर का जो विवाद जुड़ा हुआ था, कई चीज़ें इस विवाद में ऐसी हुई कि या तो वो ढंग से उसे संभाल नहीं पाए या कई उन्होंने बहुत जल्दबाजी में कई चीज़ें कर दी। तो ये शायद एक बड़ी प्रमुख वजह मानी जा सकती है। निशंक साहब की अगर हम बात करें, शिक्षा नीति उन्होंने लागू करी, उसकी तारीफ भी हो रही थी, लेकिन उसका जैसा कि आपने भी बताया सही तरीके से उस नीति के अंतर्गत आने वाली योजनाओं को ढंग से मैनेज नहीं किया गया। और उसमें हम कह सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स थे उनमें भी पसोपेश की स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रही। ये एक वजह हो सकती है। और डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था और कोरोना को लेकर विपक्ष ने बहुत हमले किए हैं केंद्र सरकार के ऊपर, वो अभी भी जारी है और शायद उनको हटाने के पीछे भी ये एक प्रमुख वजह हो सकती है। संतोष गंगवार की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार बोलते नजर आए। खैर, ये तो रही उन मंत्रियों की बात जिन्हें हटाया गया है। भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे, उसके बाद मित्तल साहब हमारे साथ में फिर से जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते उमंग जी। जी मित्तल साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, उत्तराखंड में 2 बड़ी यहां पर हम कह सकते हैं कि चीजें देखने को मिली। एक तो तीसरा मुख्यमंत्री बना और अजय भट्ट साहब को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली। किस प्रकार से देखते हैं और आने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस बदलाव को किस प्रकार से देखा जाएगा? क्या जनता एक बार फिर विश्वास करेगी या बीजेपी को राज्य में से रुखसती लेनी पड़ेगी? भूपेंद्र जी। देखिए उमंग जी, जिस तरीके से ये हमेशा से हम लोग देखते आए हैं कि जो है मोदी अपने फैसलों से सबको चौंकाते हैं जी। और ये इतिहास अभी जैसे चंद्रसेन कह रहे थे कि जो है इससे बड़े बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। कारण उसमें चाहे जो भी उनको दिए गए कि कुछ मंत्री को कोरोना की वजह से अस्वस्थ चल रहे थे, कुछ लोगों का उम्र का हवाला दिया गया, तो कुछ लोगों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। जी देखिए, मुद्दा ये है कि अब अगर उत्तराखंड के परफेक्ट से इसको जोड़ कर गए, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जो है युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान दी है, तो एक ये मैसेज साफ हो गया। उसके बाद ही जो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी तमाम युवाओं को प्रमोशन मिला है और तमाम नए युवाओं चेहरों को शामिल किया गया है। जी। जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर दबाव था। उनके जो सहयोगी दल हैं नरेंद्र मोदी के साथ में, जो सरकार भारत सरकार केंद्र सरकार में चल रहे हैं, उनका भी लगातार दबाव था। अगले साल जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनाव होना है जहां से 80 सांसद चुन के आते हैं। जी। उसके साथ ही साथ तमाम जो है देश में किस तरीके के हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं है। चाहे हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, चाहे रोजगार के लिहाज से बात करें, चाहे उद्योग के लिहाज से बात करें, जो सबसे बड़े सेक्टर हैं वो पूरी तरीके से कोरोना से 2 साल से लगातार कोरोना का जो कहर है उसमें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। एकदम अपना जो है आम आदमी की जो है कमर टूट गई है। सरकार के पास आज की डेट में आर्थिक मंचों पे, आर्थिक स्थितियों पे सरकार पूरी तरीके से जो है विफल साबित हुई है। अब उसके पीछे कारण तक यही सरकार थी, यही लोग थे, तो इन्हीं के सिर पे ठीकरा फूटना था। और ये पहले से ही कई बार हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस तरीके के हालातों में किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही थी। सभी आपको अगर पूरे देश के हिसाब से परफेक्ट में सिनेरियो देखेंगे तो इन सबका ठीकरा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे उसके अलावा तमाम आर्थिक सेक्टर हो, उद्योग का सेक्टर हो, सब के सब लोगों की सीधी और नाराजगी नरेंद्र मोदी के नाम पर थी। तो संघ और जो है आरएसएस की बड़ी लॉबी ने और संगठन की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना इन चीजों का मुद्दा डाइवर्ट किया जाए। तो अब उनके पास ले दे करके वही पुराने चेहरे थे, नए चेहरों को, उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनके अंदर जो विजन है, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता है,
उसको एक बार जांचा जाए, परखा जाए। तो ऐसी स्थितियों को तमाम ये ऐसी स्थितियां बनी, उसके बाद ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। अगर आप इस बार देखेंगे तो महिलाओं को बहुत तगड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। इसके अलावा जो है चुनाव को 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों से जो है संगठित क्षेत्र के और इन लोगों को मौका दिया गया है। तो इन सारे दलों को जो है ध्यान में रखने के बाद इतना बड़ा निर्णय है। लेकिन देखिए आप उमंगी, यहाँ पे एक चीज हमें इस परिप्रेक्ष्य में और थोड़ी देर समझनी होगी कि युवाओं को ये जिम्मेदारी अब तय होना शुरू हो गई है पार्टी के अंदर। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सेकंड लाइन की लीडरशिप थी, तो उस लीडरशिप को अब जो है पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम के जो मंत्री थे या उनके जो सहयोगी थे, अब पार्टी उनको स्वास्थ्य कारणों की वजह से, उनके बेहतर परफॉर्मेंस न कर पाने के कारण देकर के उनको किराना करना चाहती है। और साथ ही साथ युवा चेहरों को, युवाओं के लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है, उनके पास क्या नई योजनाएं हैं, नई प्लानिंग है, और पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता है उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सके, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए जैसा उन्होंने लिखा भी है कि अब नरेंद्र मोदी ने सबको बधाई देने के साथ ही साथ कहा है कि आपको जो है स्थान दिया गया है पार्टी संगठन के अंदर, सरकार में। अब हमारा एक ही एजेंडा है, केवल और केवल विकास। तो इन विकास के एजेंडे के, नरेंद्र मोदी के इस एजेंडे को कैसे नए मंत्री, ऊर्जावान मंत्री अपनी कार्यशैली से, अपने आइडिया से, अपने विचारों से किस तरीके से नए संसाधन डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने अब युवा जोश का वो इस्तेमाल कर करके जो है अब देश की को और अधिक मजबूती से विकास की दिशा में आगे ले जाते हैं। ये बेसिक एजेंडा है जो कल से लेकर के, जब से इस मंत्रिमंडल का विस्तार की चर्चा, उससे लेकर के दिल्ली से लेकर के हमारी तमाम नेताओं से, तमाम मंत्रियों से, तमाम विचारकों और बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई इस विषय पे। तो सबका सिर्फ यही कहना है कि आने वाले में जो आरएसएस के एक हिंदुत्व की विचारधारा है, एक तो सबसे पहले उसको पल्लवित और पुष्पित रखना है, उसको किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है उस दिशा पे काम करना है। दूसरा ये है कि हम अपने साथ ही साथ समाज के अन्य वर्ग, अन्य तबकों के साथ साथ अपने सहयोगियों का भी कम से कम उनका सुझाव और उनका व्यवहार ले जान करने के बाद, उनकी कार्यशैली को समझने के बाद उनका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें देश के विकास के लिए। तो ये उसी का नतीजा, ये उसी का परिणाम है। उसी की जो है मंत्रिमंडल में आपको हर राज्य से इस बार मौका से आपने देखा सबको मिला है। खास तौर से जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं नेताओं, जो उनसे कमिटमेंट किया गया था उनको पूरा किया गया, और उनमें भी जो श्रेणी थी, युवा श्रेणी थी, युवा श्रेणी के नेताओं को मौका दिया गया। महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ा है, ओबीसी, एससी, एसटी, दलित नेताओं को भी इस बार पार्टी ने जो है इतना मौका दिया है कि ताकि उनके समाज में, उनके लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाए और पार्टी के अंदर भी जो कार्यकर्ता है उनके अंदर जो है थोड़ा सा ऊर्जा चुनाव के समय पे बरकरार है। कुल मिलाकर के एक ही मकसद है, चुनाव जीतना। हम इस, हालांकि अगर इसको ये तो एक नजरिया हो गया, एक आपका पक्ष हो गया, लेकिन आप दूसरी तरफ पक्ष देखें तो अभी भी देश के अंदर करीब 24 करोड़ युवा बेरोजगार टहल रहे हैं। उनके लिए कौन सी योजना, कौन सी नीति, अब ये सारा का सारा दारोमदार आपका केवल मंत्रिमंडल विस्तार कर देने से या अपने समर्थकों के द्वारा या अपने प्रशंसकों के द्वारा जगह जगह मिठाई बांटने देने से बहुत जो है चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो जाती, स्पष्ट नहीं हो जाती। चुनाव आप प्रचार करके, प्रसार करके आप जो है कुछ भी करके आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन रोजगार नहीं पैदा कर सकते हैं। तो ये जो देश के 22 से 24 करोड़ युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, इनके लिए मोदी सरकार के जो नए मंत्री आए हैं या मोदी सरकार में आए हैं या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या रोड मैप है, ऐसी क्या स्थितियां हैं कि वो उनको बेहतर तरीके से पटरी पे ला सके। ये आने वाले 2 साल में क्लियर हो जाना है। तो इसके साथ ही साथ जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था की किस तरीके से जो है लगातार गिरती जा रही है, आम आदमी के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता जा रहा है। बड़े बड़े उद्योग जो हैं आज जो है अपनी जीएसटी भरने में असक्षम होते नजर आ रहे हैं। अपने यहाँ तमाम चीजों में उन्होंने कटौती करना शुरू कर दिया। ये किसी से छिपा नहीं है, चाहे आप इस पे आप चर्चा करें और चाहे ना चर्चा करें, ये व्यवहारिक पक्ष है। तो इसको लेकर के किस तरीके से उद्योग जगत को बूम लाया जा सकता है, किस तरीके से जो है आर्थिकी को हम पटरी पर ला सकते हैं, देश दुनिया के मतलब दुनिया के मानचित्र पे से जो लगातार आपकी इमेज को आर्थिक इमेज कमजोर होती जा रही है, उसको आप कितनी मजबूती से जो है दोबारा अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी, सबसे अहम चुनौती जो है ये नए मंत्रिमंडल के साथ साथ नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। और उन्हें इसी तरीके से पता लग गया कि हमने जो लगातार जो कहा, युवाओं से जो भरोसा दिलाया था, युवाओं से जो वादा किया था,
अब वो समय आ गया है कि युवाओं से अपना वादा और अपने भरोसे, उनके भरोसे को जीता जा सके, क्योंकि 7 साल हो गए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए और उनके तरफ से जो भी वादे और जो भी बातें कही गई थी, जो भी दावे किए गए थे, वो अभी तक का उसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी जो है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाया और वो जमीनी धरातल पर पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, आप लगातार गुमराह कर सकते हैं, कोविड का हवाला दे सकते हैं, आपने नोटबंदी कर दी, आपने जीएसटी लागू कर दी, देश में बेरोजगारी का स्तर चरम पे पहुंच गया है, आप अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के तमाम चीजों पे आप बातें करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अल्टीमेटली आज भी लोगों को जो आपने कहे थे, जो आपने अपने बेसिक एजेंडे में चर्चा की थी, काले धन की बात कही थी आपने, ये तमाम तरीके के जो मुद्दे थे कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, तमाम चीजों पे हम लगाम लगाएंगे, पेट्रोल किसी से छिपा नहीं है, पेट्रोल और डीजल के दाम किसी से छिपे नहीं, दाल दलहन तेलों के दाम किसी से छिपे नहीं है, गैस सिलेंडरों के दाम किसी से छिपे नहीं है। तो ये धीरे धीरे आक्रोश आम जनता के मन में पनप रहा है और मोदी और सरकार, पार्टी संघ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहा है। अब ये 2 साल का मौका ये तमाम नेताओं पे, ये मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं, इन लोगों के कंधों पर है कि वो अपने विजन से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने जोश से किस तरीके से मोदी को मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और देश की जनता को राहत पहुंचाते हैं। ये तो बात देखिए आपने राष्ट्रीय प्रदर्शक पे हो गई। उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो उत्तराखंड में अभी तक का जो हरिद्वार के सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक, वो यहाँ से कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने शिक्षा नीति ला करके काफी जो है वाहवाही भी लूटी थी। लेकिन जहाँ कोरोना काल में सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लेकर के, एसएससी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के तमाम स्थितियां ऊहापोह की स्थिति रही, जैसा कि भी आपने भी कहा, तो उन स्थितियों को वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाए और वहां पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के सीधे सीधे बच्चों से बात करनी पड़ी, मन की बात कहनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा। तो वहां से कहीं जब ये तुरंत उस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की थी कि अब ये कहीं ना कहीं नाराजगी का एक कारण भी हो गया और जो जिस प्लेटफॉर्म पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रमेश पोखरियाल निशंक को देखना चाहते थे या जो उनसे अपेक्षाएं थी, वो उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। तो वह इसीलिए उनकी तो, और उसके बाद चूंकि उनको कोरोना हो गया था, उनके स्वास्थ्य कारणों में थोड़ा सा वो अपने स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे थे, तो वो उनके बहुत सी चीजें उनके हाथ से बाहर होती चली गई और जिसके चलते उनको अपने पार्टी को इस्तीफा देना पड़ा और आज वहां जाए। लेकिन जब उत्तराखंड से 5 सांसद, लोकसभा के 5 सांसद आते हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसको केंद्रीय मंत्री को केंद्रीय कैबिनेट का पद हटा करके आपने जो है अब कुमाऊं मंडल के जो रानीखेत के रहने वाले हैं अजय भट्ट, उनको मौका दिया है और उनको केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का दिया है। यहाँ पे उमंग जी हम और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इससे पहले बिल्कुल भूपेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहते हैं। भूपेंद्र जी आपके पास आएंगे, अजय भट्ट साहब की बात करेंगे, लेकिन मित्तल साहब बहुत देर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब आपके पास आना चाहेंगे और अगर खास तौर पर हम राजस्थान की हम बात करें तो नए कैबिनेट में राजस्थान का काफी जलवा देखा जा रहा है। हालांकि अगर हम टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो राजस्थान से 3 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं और इस हिसाब से अब की बार इस साल राजस्थान का दबदबा लोकसभा राज्यसभा मिलाकर कायम है। किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? और फिर उसके बाद में भूपेंद्र यादव जी की भी बात करेंगे कि आखिरकार इंतजार का फल जो मीठा होता है, बड़े बुजुर्ग कहकर गए, शायद उसी इंतजार का फल अब भूपेंद्र यादव जी को भी मिला है। मित्तल साहब क्या कहना चाहेंगे? उमंग जी देखिए, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा के सांसद हैं और ये अभी जो भूपेंद्र यादव को जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया उसके बाद में अब ये कहा जा सकता है कि 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव अब क्या नाम है कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इसके साथ ही जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो राजस्थान से जो कोटा के सांसद हैं ओम बिरला, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो राजस्थान की स्थिति केंद्र के अंदर काफी मजबूत है और जो पक्ष रखा जा सकता है वो प्रभावी तरीके से रखा जा सकता है। आपने कहा भूपेंद्र यादव जो है वो उनको सब्र का फल मिला, अच्छा मीठा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र यादव पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और संगठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं जो गृह मंत्री देश के, वो भरोसेमंद नेताओं में से भूपेंद्र यादव एक हैं।
इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से जब पोर्टफोलियो बांटे गए तो इस बात का ध्यान रखा गया कि उनके साथ में कौन कौन भरोसेमंद मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विभाग उनको दिया गया है। कम से कम उनका जो मंत्रालय है उसमें पर्यावरण भी है, उसमें वन भी है, उसमें रोजगार भी है, उसमें जलवायु भी है, उसमें मतलब कई ऐसे चीजें हैं जो उनको विभागों को दी गई हैं। तो मुझे लगता है उन पर बहुत बड़ा भरोसा किया गया है, इसलिए सब चीजें उनको दी गई हैं। और राजस्थान की राजनीति में निसंदेह इस पर फर्क पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं कि 2013 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए तो भूपेंद्र यादव राजस्थान के प्रभारी थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 200 में से 163 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी तो शायद जो तालमेल होना चाहिए भूपेंद्र यादव और वसुंधरा राजे के बीच में वो शायद नहीं हुआ। इसीलिए क्या नाम से भूपेंद्र यादव राजस्थान की राजनीति से लगातार दूर होते चले गए। हमने देखा कि क्या नाम से उसके बाद में उनको बिहार का प्रभारी बनाया, फिर उनको गुजरात का प्रभारी बनाया। आज की तारीख में भी भूपेंद्र यादव गुजरात के प्रभारी हैं। अब केंद्र के अंदर जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसके संदर्भ में कई बातें मैंने अभी सुनी है। मुझे लगता है कि अब जो स्थिति है वो ये है कि एक तो प्रधानमंत्री ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो सरकार को मजबूरी में नहीं चलाना चाहते हैं। यानी एक साथ यदि 12 मंत्री हटाने की स्थिति में है तो उन्होंने एक साथ 12 मंत्रियों को हटाया भी है। और जिन मंत्रियों को बनाया गया है, कई लोग कह रहे थे कि कोई कानून का जानकार है उसको कानून मंत्री बनाया जाएगा, इस तरह मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब पोर्टफोलियो बटे तो प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो देश है वो एक समान नीति के अनुरूप चलेगा। यानी कोई व्यक्ति किसी भी विभाग का प्रभारी हो लेकिन पॉलिसी वही बनेगी जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी होगी, उसका इम्प्लीमेंट सभी विभागों को करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो नीति प्रधानमंत्री ने इस बार अपनाई है वो काफी सही है। होना भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि लोग अपनी अपनी ढपली अपने अपने हिसाब से बजाते रहें। जब तक कि आप एक यूनिफॉर्म नीति को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक ये देश चल भी नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात की कोशिश की है कि कोई चाहे किसी भी विभाग का प्रभारी हो लेकिन पॉलिसी वही होगी जो प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा। तो मुझे और इसके साथ ही जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद को हटाया, हर्षवर्धन जी को हटाया और प्रकाश जावड़ेकर को हटाया तो वो उन्होंने इस बात के किए कि जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल से हटाया गया ऐसा नहीं कि कोई उनकी अयोग्यता है या उन्होंने कोई कामकाज अच्छा नहीं किया। मुझे लगता है कि चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव है विधानसभाओं के तो उनको शायद संगठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाएगी। खासतौर से जो रविशंकर प्रसाद हैं, रविशंकर प्रसाद का मुझे लगता है पहले भी चूंकि वो संगठन से जुड़े रहे हैं तो शायद उनको वापस संगठन में लिया जाएगा। आज की ताजा खबर भी यही है कि जो भूपेंद्र यादव हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो दूसरे जो सचिव वगैरह हैं उन सबने आज जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की है। तो स्वाभाविक है कि जो उनके जो भूमिका अब तक संगठन में थी शायद उनसे इस्तीफे लिए जाकर और दूसरे लोगों को वहां पे नियुक्ति दी जाएगी। तो जिस तरीके से कल एक ही दिन के अंदर बहुत सारे काम हुए कि मंत्रियों को हटाया गया, फिर मंत्रियों को बनाया गया, फिर देर रात तक पोर्टफोलियो बांटे गए, तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो शायद संगठन में क्या नाम से जो फेरबदल है, संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा है, मुझे लगता है कि शायद आज वो हो सकती है। जेपी नड्डा दिल्ली में ही है और वो उन सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिनको संगठन में जगह दी जानी चाहिए। तो मुझे कुल मिला के ये है कि जो मंत्रिमंडल के जो विस्तार की जो बात जहां तक आई है, सोचता हूँ कि एक अच्छा मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि अब जो है वो मंत्रिमंडल जो है जो प्रधानमंत्री है वो मजबूरी में नहीं है और एक सशक्त प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए देश को आगे चलाने की बात है। और अभी जिस तरह की बात आई कि यूपी के चुनाव को ध्यान रखा गया, ये सही है कि यूपी के चुनाव को ध्यान रखा गया, लेकिन इसके साथ ही गुजरात का चुनाव भी ध्यान रखा गया है। यूपी के साथ साथ गुजरात के चुनाव भी होंगे और उमंग जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात का चुनाव जीतना भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां छठी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की चुनौती होगी और हम सब जानते हैं कि जो गुजरात जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है, इसलिए वहां भी चुनाव जीतने की एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। जी बिल्कुल मित्तल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल भी अब की बार एक भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और शायद यही वजह है कि एक ही दिन में, जैसा कि आपने बताया, हम सब ने देखा, एक ही दिन में कई बड़े फैसले लिए गए। 12 मंत्रियों को हटाया गया, 43 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई और हाथों हाथ सबको मंत्रालय भी बांट दिए गए और
सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी के जो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव है उन्हें तो साधना ही है, साथ ही साथ यहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव और आने वाले जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन सब को देखते हुए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। चंद्रसेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मित्तल साहब ने भूपेंद्र यादव के जो भूमिका रही है अभी तक इन सालों में उसका उन्हें एक अच्छा परिणाम दिया गया, और साथ ही साथ न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के बल्कि लोकसभा चुनाव और 2024 में आने वाले जो भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव है उनकी भी अभी से एक रूपरेखा बना ली गई है। और शायद इस मंत्रिमंडल विस्तार और 12 मंत्रियों को हटाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और साथ ही साथ एक विशेष बात यहां पर नोट करने वाली चंद्रसेन जी ये है कि अगर हम साल 2014 को याद करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उस समय देखा गया था कि कुछ महीनों बाद ही जो दिग्गज और बड़े और वरिष्ठ नेता थे उनकी धीरे धीरे या तो उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था या फिर उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में 3 प्रमुख नाम थे, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और राजनाथ सिंह जी। ये 3 दिग्गज थे, ये लगातार बने रहे, लेकिन बाकियों की विदाई हो गई। अब यही घटनाक्रम लगभग वैसा ही, लेकिन किन्हीं और कारणों की वजह से कल दोहराया गया। कई वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, नए चेहरों को शामिल किया गया, और सबसे बड़ी बात, इन 43 के 43 नए चेहरों में भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर घर कर गई होगी कि परफॉर्म करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब बड़े दिग्गज हटाए जा सकते हैं तो हमारा भी वही हश्र हो सकता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ चुनौती जो इनके कंधों पर है वो बहुत बड़ी है। क्या कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? देखिए उमंग, साफ तौर से ये स्पष्ट है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो कॉकटेल है, जहां पर अनुभवी नेताओं का जो अनुभव लिया गया है, वहां पर जो नए युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके जोश को लिया गया है। तो एक तरह का कॉकटेल बना है ये मंत्रिमंडल, जो अपने ब्यूरोक्रेट के साथ टेक्नोक्रेट का जो समावेश है, जो ये तालमेल है, ये उत्तर प्रदेश, ये पूरे देश को विकास की ओर ले जाएगा। अगर बात करें कि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और उन वहां के मंत्रियों को अगर हटाया गया तो उनकी नाकामी के पीछे हटाया गया। इसमें पश्चिम बंगाल से 2 बड़े नाम आते हैं, बाबुल सुप्रियो और देवेश्री चौधरी। बाबुल सुप्रियो मंत्री होकर भी विधायक का चुनाव हार जाते हैं, देवेश्री बंगाल चुनाव पे कोई असर नहीं छोड़ पाती हैं। इसके अलावा अगर 10 और मंत्रियों की बात करें, 12 में से 2 की बात कर चुके हैं, अगर 10 की हम और बात करें तो थावरचंद गहलोत की बात करें तो उनके लिए ये माना जाता था, देखिए सबसे पहली बात उनके पास 5 पद थे और वो पद खाली नहीं होते तो रिसफल कैसे होता। 73 साल की उम्र थी और उनका कार्यशैली जो थी बहुत धीमे की थी, और कई बार सोशल मीडिया पे देखा गया था कि लिखते थे उनके बारे में कछुआ गति के हिसाब से चलते थे, बहुत धीमे चलते थे, तो उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा नाम आता है संतोष गंगवार का, 72 साल के उनकी उम्र है, और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन्होंने खत लिख दिया था, शायद ये बात आखिरी होगी सरकार को, और उनको हटा दिया गया था। प्रकाश जावड़ेकर साहब की बात करें तो सबसे बड़ा नाम आया लोगों को चौंकाने वाला कि प्रकाश जावड़ेकर को हटा दिया गया। उनके पास पर्यावरण मिनिस्ट्री के साथ लीडरशिप पर भी उनके कई सवाल उठे, और उनको लेकर के जब उनकी इस्तीफे की सूचना आती तो राजनीति में हलचल से मचती। और जो नाम आता रतनलाल कटारिया का, तो ना तो उन्हें मिनिस्ट्री चलानी आई थी और ना ही वो मास कॉन्टैक्ट नहीं रख पा रहे थे, मतलब लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। सदानंद गौड़ा की बात करें तो वो भी 68 साल के थे, उनकी भी खराब परफॉर्मेंस रही और कर्नाटक में बदले समीकरणों के कारण वो अपना पद गंवा बैठे। अब देखा जाए रविशंकर प्रसाद की बात करें, जिनकी उम्र 66 साल की है, उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, बहुत तरह की उनके पास अनुभव है और बहुत जाने माने नेता है। और आईटी कानूनों के सरकार का जो पक्ष है, जो आईटी को लेकर के तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन वो सरकार पे अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, और जुडिशरी से लेकर ग्लोबल आईटी कंपनियों तक उनके फैसलों पर कई सवाल उठते रहे। और डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें तो उन पर गाज गिरना लगभग तय थी कि जिस तरीके से कोरोना ने पूरे देश पे असर डाला, महामारी हुई, तबाही हुई, उसको लेकर के उन पर कई आरोप उठते रहे और अंत में उनका खामियाजा भुगतना पड़ा और उनको हटा दिया गया, उस पद से हटा दिया गया। और एक नाम आता प्रताप सारंगी का, जिनको जब 2019 में शपथ दिलाई गई थी, उमंग आपको याद होगा कि पूरे देश में सराहना हुई थी उनकी सादगी को लेकर के। वो साइकिल से चलते थे, उनके पास डेयरी और मछली पालन समाप्त कई मंत्रालय थे, लेकिन ये भी देखा जाए कि उनको अपने जो मंत्रालय को चलाने के लिए कोई खास बदलाव नहीं कर पाए। इनका मतलब रिजल्ट बेस अगर देखा जाए तो कुछ आया नहीं। और संजय धोत्रे की बात करें तो उनकी उम्र भी 62 साल
के आसपास थी। उनकी बढ़ती उम्र को देखा जाए, खराब स्वास्थ्य के चलते हालांकि उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, वो 61 साल के हैं, उत्तराखंड में वो 5वें मुख्यमंत्री रह चुके थे। और ये देखा जाता था कि जो शिक्षा की नीति पे सरकार का ठीक से वो पक्ष नहीं रख पाए, उस लोगों के बीच में सरकार की जो एक उपलब्धता है वो नहीं दिखा पाए और शिक्षा को लेकर के कोई काम नहीं कर पाए। तो इस कारण जो ये 12 मंत्री हटाए गए हैं, उनके फेल्यूर का यही कारण रहा कि वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए और अपनी पार्टी में अपनी जगह नहीं बचा पाए। इस कारण उनको वहां से निकाला गया है। और दूसरी ओर ये भी देखा जाए उमंग, क्योंकि ये 5 स्टेट में चुनाव है, तो सबसे बड़ा चुनावी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ से 7 लोगों को यहाँ पर जगह दी गई है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में जो दिल्ली के सरकार की ओर जो रास्ता बनता है उत्तर प्रदेश से बनता है, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं और इलेक्शन आने में सिर्फ 8 महीने रह गए हैं। तो अपने सहयोगी दलों को तो अपने साधा ही गया है। इसमें जो अनुप्रिया पटेल की बात करें, जो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग कुर्मी जो वोट है वो उसको भाजपा की इस पे नजर थी। और अनुप्रिया को अनुभव भी है, इससे पहले भी सरकार में शामिल नहीं है। उसके बाद अजय मिश्र टेनी को गृह विभाग का राज्य का बनाया गया है और एसपी सिंह बघेल को बनाया गया है, भानु प्रताप को बनाया गया है, पंकज चौधरी को बनाया गया। और एक बहुत बड़ा नाम आता है जो कौशल किशोर का आता है। कौशल किशोर का भी बहुत अनुभव है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, हमारे मलिहाबाद क्षेत्र से ही आते हैं। और उनका नाम जब आता है तो बहुत चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि किसी तरीके का जिक्र कौशल किशोर को नाम नहीं लिया जा रहा था। तो ये जो जाति का समीकरण बना है, जो विकास का समीकरण बना है, तो निश्चित तौर से इसमें उत्तर प्रदेश में जो योगी की सरकार है उनको फायदा मिलेगा ही। लेकिन ये रास्ते खुलते हैं दिल्ली सरकार की ओर बनने के लिए, क्योंकि यहां से जो जातिगत समीकरण के हिसाब से जिस तरह का बंटवारा सीटों को है, जो मौका दिया गया उत्तर प्रदेश को, मुझे लगता है कि जो 2024 में चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश में ये अहम भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल जनसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं 2024 भी दिमाग में जरूर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पूरी टीम के मन में। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह रही, तमाम कारण है जो हटाए गए उनको लेकर भी और जो नए बनाए गए हैं उनको लेकर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह और मोदी की जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं अब साफ होती जा रही है। एक कॉरपोरेट की तरह उन्होंने बीजेपी को, सरकार को चला रहे हैं कि जो परफॉर्म करेगा उसे बोनस भी दिया जाएगा, उसे रखा भी जाएगा, उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। न सिर्फ ये आने वाले कुछ सालों में बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी, जैसा कि हमने पहले इस बारे में भी बात करी है कि जो लोग अब नए बनाए गए हैं उनके लिए भी ये बात उनके भी दिमाग में है कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो हमारे से पहले इन दिग्गजों का हुआ है। और साथ ही साथ अब बीजेपी की जो नई युवा पीढ़ी है, माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब जो बीजेपी की युवा पीढ़ी है उसमें भी एक नया जोश भरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 से लेकर और अभी तक के बदलाव अगर हम देखें तो जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ है, वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह युवाओं पे ज्यादा विश्वास वो करते हैं, वरिष्ठता को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन युवाओं को तरजीह ज्यादा देते हैं। तो बीजेपी के नए कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, उनमें भी अब एक नया जोश जरूर भरा होगा। और 2024 की नहीं, तमाम विधानसभा चुनाव जो कि आने वाले हैं उनकी तैयारी अब एक नए जोश के साथ देखी जाएगी। रमेश जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। समय बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में आपसे और रमेश जी से बात करेंगे। भूपेंद्र जी, अजय भट्ट की आप बात कर रहे थे, अजय भट्ट जी को केंद्र में जगह मिली है और कुछ दिन पहले हमारी आपसे बात भी हुई थी, आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे। उस समय भी वो जन सुनवाई कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की समस्याएं लगातार सुन रहे थे, उन्हें आश्वासन दे रहे थे। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें, एक तो युवा मुख्यमंत्री और अजय भट्ट जी युवा कैबिनेट में मंत्री, किस प्रकार से देखते हैं इसे भूपेंद्र जी? देखिए उमंग जी, आपने ठीक कहा कि जो इस समय पुष्कर सिंह धामी है, युवा है, मात्र 46-47 साल उनकी उम्र है और 6 महीने का चुनाव का टाइम यहाँ पे शेष बचा है। और ऐसी स्थिति में जो युवाओं में एक तरीके से जो कह सकते हैं कि जो उत्साह और जोश का संचार कम हो गया था, उसमें एकदम से इस समय जो है काफी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं युवा। और जो कल यहाँ से अजय भट्ट को राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद से तो एकदम थोड़ा सा वो युवाओं के अंदर, चाहे वो पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून तक का, माणा से लेकर के बद्री विशाल तक का, तमाम जो पार्टी के तमाम जो युवा कार्यकर्ता है उनके अंदर एक उत्साह का संचार दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि देखिए यहाँ पे, और अपने दर्शकों को बताएंगे कि जहाँ रानीखेत से हैं अजय भट्ट,
वहां उससे पहले भी जो है यहाँ पे रक्षा राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो एक रानी खेत का वो कद अपने आप में और बड़ा हो गया है कि यहाँ से चूंकि ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है उत्तराखंड, तो यहाँ से अगर रक्षा राज्य मंत्री यहाँ से आते हैं तो ये काफी गर्व करने वाली बात है। ये काफी अपने आप में अजीत डोभाल है, वो यहाँ के हैं, जनरल बीपीएस रावत उत्तराखंड से आते हैं, तो ये गौरव जो है खासतौर से सैनिकों के लिए तो सम्मान की बात और बहुत अधिक हो जाती है। इसके साथ ही साथ उनको पर्यटन का भी मिला है जिम्मा अजय भट्ट जी को। तो अजय भट्ट जी को पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड पर चूंकि पहाड़ी स्टेट है तो यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से तमाम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं में किस तरीके से वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एक तो आपने सैनिक बाहुल्यों का अगले साल यहाँ उत्तराखंड के अंदर चुनाव है, 35% से ज्यादा यहाँ पे लोग जो है सैनिक परिवारों के लोग रहते हैं। और खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि यहाँ पे जो 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके अलावा 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में इसको विकसित करेंगे। तो जब अजय भट्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है तो अजय भट्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में एक तो जो सैनिक बाहुल्य इलाकों में वो बेहतर तरीके से जो है उनको संतोष साधने का काम करेंगे, उनके लिए थोड़ी तमाम योजनाओं का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो पर्यावरण और प्रकृति से जो लबरे उत्तराखंड जो अभिभूत है उसकी दिशा में जो है इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से जो है लोगों को पर्यटकों को अपने आप को जो है आकर्षित करने के लिए काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उत्तराखंड को कैसे पहुंचा सकते हैं, और जो सेंट्रल की तमाम योजनाएं उनको उत्तराखंड तक का कैसे ला करके नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को यहाँ लुभाने का काम कर सकते हैं। तो ये काम उनके जिम्मे पे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ये दोनों बहुत अहम महत्वपूर्ण विभाग हैं। और इसका अगर इनको मिलता है मौका तो उत्तराखंड निश्चित तौर पर और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अजय भट्ट की भी परफॉर्मेंस इसमें साफ दिखाएगी कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से अब जो है प्रदेश के विकास में अपना योगदान देती है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आगे आने वाले कुछ महीनों में इस चीज का परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। रमेश जी आपके पास आना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे नया मंत्रिमंडल विस्तार और राजस्थान की भूमिका के ऊपर, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए किस प्रकार से आप देखते हैं, फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में रमेश जी। उमंग जी, राजस्थान के लिए ये काफ़ी अहम रखता है जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बदलाव फेरबदल हुआ है, खास करके भूपेंद्र यादव को जो जिम्मेदारी मिली है उसका भी एक इम्पैक्ट आने वाले समय में दिखाई देगा। और जहां तक राजनीतिक की बात है तो कांग्रेस हमेशा जो है केंद्र सरकार पर या बीजेपी के आला कमान पर हमेशा ये एक आरोप लगाती रही है कि राजस्थान को 25 सांसद मिलने के बावजूद भी एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। चूँकि संगठन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखने वाले भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, तो संगठन की दृष्टि से देख लें या सरकार में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वह राजस्थान के लिए भी कुछ कर पाएंगे, यह भी एक देखने वाली बात होगी। और ख़ास करके ये जो नया मंत्रिमंडल जो बदलाव हुआ है इसमें आप उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ साथ में राजस्थान को भी यूँ जोड़ दें कि यहीं से ही जो है केंद्र की सरकार जो तय होगी, तो 80 सांसद उत्तर प्रदेश से, 26 सांसद जो है आपके गुजरात से और 25 सांसद राजस्थान से, तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा जो है बहुमत को साबित करने के लिए ये जो 3-4 प्रदेश है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, तो नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतना, मैं कई बार कहता भी हूँ कि चुनाव जीतने की कला उनको आती है, तो ये फेरबदल भी उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये फेरबदल भी उसी चुनाव जीतने की कला के तौर पर भी देखा जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि कहते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचनाओं से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें फर्क पड़ता है कि देश के लिए जो जरूरी जो काम है, जनता की भलाई के जो काम है, वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए, परफॉर्मेंस आपकी दिखनी चाहिए। खैर मित्तल साहब आपके पास आना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। जी मित्तल साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। फिलहाल रमेश जी आपका, चंद्रसेन जी आपका, भूपेंद्र जी आपका और एसपी मित्तल साहब आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात होगी कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नया मंत्रिमंडल है, चुनौतियां काफी बड़ी हैं और युवाओं में जोश भरना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कहीं ना कहीं कोरोना के चलते और आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते कोरोना की वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कुछ कमी आ रही थी। अब इस नए मंत्रिमंडल की वजह से, युवा मंत्रिमंडल की वजह से क्या कुछ आने वाले समय में हम बदलाव देख सकते हैं,
ये जरूर आने वाले वक्त के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।